हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब रिलेटेड चैनल। आज की क्लास में हम म्यांमार की जो स्टैटिक जो जीके है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ऐसे ही मैंने बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना के बारे में भी, ऐसे ही जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, उनके बारे में भी मैंने अलग अलग इंडिविजुअली एक एक क्लास डाली हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो हम सबसे पहले इसके नेशनल सिंबल्स जो हैं उनको पढ़ेंगे सबसे पहले। सो जो नेशनल बर्ड है सबसे पहले हम उसको देखते हैं। नेशनल बर्ड ऑफ म्यांमार इज़ ग्रीन पी फाउल। ये ग्रीन पी फाउल एक मोर की ही प्रजाति है जिसकी गर्दन जो है, गर्दन उसकी ग्रीन कलर की होती है। इंडिया के अंदर जो नेशनल बर्ड है वो ब्लू नेक्ड पिकॉक है, और जो म्यांमार में है वो ग्रीन नेक्ड पिकॉक यानी कि ग्रीन peafowl is the national bird of Myanmar. National animal of the Myanmar is tiger. National tree देव बबूल। देव बबूल नाम का जो पेड़ है वो है नेशनल ट्री। फ्लावर पेडोक। पेडोक नाम का एक फ्लावर है जिसको नेशनल फ्लावर ऑफ म्यांमार का दर्जा प्राप्त है, और इसको हम बोलते हैं बर्मीज रेडवुड। इसको बर्मीज रेडवुड के नाम से भी जाना जाता है, और ऑप्शन में कई बार बर्मीज रेडवुड दिया होता है या फिर पेडोक दिया होता है। दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा, बट दोनों का जो मतलब है वो सेम है, बट आपको दोनों ही याद करने पड़ेंगे। हो सकता है ऑप्शन में पेडोक आ जाए और बर्मीज रेडवुड आपने याद किया हुआ हो तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो आप दोनों ही जो नेम है उनको याद करेंगे, बट जो चीज़ है वो दोनों सेम है, जो वैरायटी है वो चीज़ बिल्कुल सेम है, बस नाम दो अलग अलग हैं इस चीज़ के। यानी कि जो नेशनल फ्लावर ऑफ म्यांमार है वो पेडोक यानी कि बर्मीज रेडवुड है। नेशनल फ्रूट मैंगो। नेशनल स्पोर्ट चिंगलोंग। चिंगलोंग नाम का एक स्पोर्ट है जो नेशनल स्पोर्ट ऑफ म्यांमार है। इसको फुटबॉल भी बोल सकते हैं हम। ये मतलब सिमिलर है काफ़ी फुटबॉल से, उसी तरीके से खेला जाता है ये। और जो लैंग्वेज है वो है बर्मीज, और करेंसी जो है म्यांमार की वो है क्यात। सो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। नेशनल बर्ड ग्रीन पी फाउल, नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल ट्री देव बबूल, नेशनल फ्लावर पेडोक बर्मीज रेडवुड, और फ्रूट मैंगो। नेशनल स्पोर्ट चिनलोने यानी कि एज अ फुटबॉल भी हम बोल सकते हैं। लैंग्वेज बर्मीज, और जो करेंसी है वो है क्या। ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी 2-3 साल से ही ये ट्रेंड चला है एसएससी और एचएसएससी के अंदर कि जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी पूछा जा रहा है। तो वे सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से ही उठा रहे हैं चीज़ों को। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो इन्हीं की हैं कि जो नेशनल जो सिम्बल्स हैं सबसे ज़्यादा वहीं पूछे जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करें, हर एक कंट्री के याद करें आप। कम से कम जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके तो आपको हर एक के याद होने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार की जो कैपिटल है उसका नाम है नेपीताओ। नेपीताओ इज़ द कैपिटल ऑफ म्यांमार। और म्यांमार का जो ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार इज़ बर्मा। बर्मा पहले इंडिया का ही एक पार्ट हुआ करता था, यानी कि 1937 से पहले बर्मा जो है वो इंडिया के अंदर ही इंक्लूड था। बट भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में 1937 के अंदर इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इसको एक इंडिविजुअल प्रोविनेंस घोषित कर दिया। और बट जो ब्रिटिश जो रूल्स थे वो इसमें लागू रहे। बट 4 जनवरी यानी कि 4 जनवरी 1948 को बर्मा ने ब्रिटिशर से भी आज़ादी प्राप्त की। सो जो मेन जो इंडिपेंडेंस डे जो है बर्मा यानी कि जो म्यांमार है वो 4 जनवरी 1948 को इंडिपेंडेंट हुआ, और 4 जनवरी को हर साल वे इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। सो पहले इसका नाम था बर्मा, और इसकी जो कैपिटल थी ये नेपीताओ ना होकर के रंगून थी, जिसका जो नाम बदल के यंगोन कर दिया गया है। बर्मा जिसकी कैपिटल थी रंगून, जिसका नाम बदल के यंगोन कर दिया गया है। बर्मा के अंदर
रंगून में 1857 की क्रांति के जो मुख्य जो नेता थे, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल शासक हैं ये बहादुर शाह जफर, जिनको मेन नेता घोषित किया गया था 1857 की क्रांति का। उन्हें 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रंगून जेल के अंदर भेजा गया और इनकी 1862 में यहीं पे रंगून में ही इनकी डेथ हो गई थी। और इनका जो मकबरा है वो भी रंगून के अंदर है, और जहांगीर जो है उनका मकबरा है वो लाहौर के अंदर है। सो बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है वो पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है, तो वो है रंगून के अंदर। रंगून कहाँ है, वो म्यांमार में है। और ऐसे ही 1897 के अंदर लोकमान्य तिलक जी को 6 साल के लिए मांडले जेल भेजा गया था, और उन्होंने भी जो मांडले जो जेल है वो भी बर्मा के अंदर ही है। तो ये भी पूछा जाता है कि लोकमान्य तिलक जी को 1897 के अंदर कहाँ पर रखा गया था, तो मांडले जेल के अंदर रखा गया था। और ऐसे पता नहीं कितने बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने बर्मा के अंदर रंगून में और मांडले जेल के अंदर सजाएं काटी हैं। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बर्मा के बारे में, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। – 2020 की बात है, 2020 में इलेक्शन हुई म्यांमार के अंदर, और स्टेट काउंसलर, और हम आम भाषा में बोले तो पीएम, म्यांमार के अंदर पीएम नहीं होते, स्टेट काउंसलर होते हैं। और ये इक्विवेलेंट पोस्ट है, पीएम के ही इक्विवेलेंट पोस्ट है। जो स्टेट काउंसलर थी वो जो चुन के आई, उनका नाम है एउंग सान सू की। एउंग सान सू की जो है वो चुनकर आई, मतलब चुनी गई स्टेट काउंसलर के रूप में। और जो पार्लियामेंट है वो 440 सीटें हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो 14 प्रोविडेंस हैं, 14 प्रांत हैं म्यांमार के अंदर, जो 440 सीटों पे बटे हुए हैं। और इन्होंने भारी बहुमत से एउंग सान सू की को स्टेट काउंसलर चुना। बट 1 Feb 2021 के अंदर मिलिट्री कू लग गया म्यांमार के अंदर। अब आप पूछेंगे कि ये मिलिट्री कू क्या होता है, इसको हम कू बोलते हैं। ये जो COUP लिखा जाता है, बट इसको बोला जाता है कू। मिलिट्री कू से पहले कू को जानना जरूरी है। ये कू जो है ये लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ में लगभग 500 बार से भी ज़्यादा किया जा चुका है। कू का मतलब होता है तख्ता पलट करना। तख्ता पलट करना, इलीगली किसी गवर्नेंस को बदलना, या फिर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करना, या फिर हो सकता है कि किसी डिक्टेटरशिप जो कंट्री है उसको डेमोक्रेटिक बनाने के लिए कू का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे संगठन या मिलिट्री के द्वारा जो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को डिक्टेटरशिप में बदल सकते हैं, या फिर डिक्टेटरशिप को डेमोक्रेटिक कंट्री में बदल सकते हैं। मतलब किसी लोकतांत्रिक देश को तानाशाही में बदल सकते हैं, या फिर किसी तानाशाही देश को लोकतांत्रिक देश में बदल सकते हैं। आमतौर पर जो मिलिट्री कू जो है वो डिक्टेटरशिप का ही एक दूसरा रूप होता है, ये डिक्टेटरशिप को ही बढ़ावा देते हैं। तो 1 फरवरी 2021 को मिलिट्री कू हो गया म्यांमार के अंदर, और एउंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे उनके साथ, क्योंकि इनका मानना है कि जो 2020 का जो इलेक्शन है वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ, हम इसकी जांच करना चाहते हैं। और 1 साल के लिए जो म्यांमार है उसके अंदर मिलिट्री कू लगा दिया गया। और मिलिट्री कू से पहले जो प्रेसिडेंट थे म्यांमार के, वो थे विन मिंट। और अब जो स्टेट हेड मान लीजिए, जो मिलिट्री के जो हेड हैं वहीं स्टेट हेड माने गए हैं अभी, उनका नाम है मिन युंग हिलेन। ये मिलिट्री चीफ हैं जो स्टेट हेड के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो म्यांमार में हैं। और ये कुछ
जानकारी थी म्यांमार के बारे में, इन्होंने 1 फरवरी 2021 को अचानक से मिलिट्री को लगा दिया और जो जो डेमोक्रेटिक जो कंट्री थी उसको उसका तख्ता पलट कर दिया। क्योंकि जो ये ऑंग सान सू की जो हैं ये बहुत ही एक रेपुटेड महिला हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने 1991 के अंदर नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इनको, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। बट 2017 के अंदर जब रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर जो जेनोसाइड हुआ, जो हत्याकांड हुआ रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर, उसके कारण इनकी जो छवि है थोड़ी सी धूमिल नज़र आई। बट इनमें भी इनका जो मानना है ये यही मानना है कि ये भी मिलिट्री का ही किया धरा था, क्योंकि मिलिट्री जो है वो हमेशा से पावर में रही है म्यांमार के अंदर, उन्होंने ही इस जेनोसाइड को अंजाम दिया। और ऐसा माना जाता है कि जो ऑंग सान सू की जो है इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था इस जेनोसाइड के बारे में, इसलिए इनको थोड़ा सा वो विक्टिम कल्प्रिट माना जाता है इस मामले में, कि इन्होंने चाहती तो ये रोक सकती थी, बट इनका मानना ये है कि हम मिलिट्री के दबाव में थे, इस वजह से हम कुछ नहीं कर पाए और ऐसा जेनोसाइड उनको देखना पड़ा। सो जो स्टेट काउंसलर थी, जो मिलिट्री कू से पहले जो वो ऑंग सान सू की थी, और 1 फरवरी 2021 से अब तक मिलिट्री कू लगा हुआ है, जिसके जो स्टेट हेड हैं वो हैं विन आंग ह्लिन। और जो पहले जो बिफोर मिलिट्री कू द विन मिंट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, और 1991 में ऑंग सान सू की को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। और हाँ, यही जानकारी है। और ये पार्लियामेंट में इनकी 440 सीटें हैं टोटल, जो 14 प्रांतों में बटी हुई हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम देखेंगे म्यांमार की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उसको, और इंडिया के साथ में कैसे रिलेट करता है उसको हम एक बार देखते हैं। ये देखिए, ये जो है, ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो एरिया है ये म्यांमार है, म्यांमार। सबसे पहले हम इसके जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे होता है चाइना, ये है इंडिया, ये बांग्लादेश, ये यहाँ पे छोटा सा देश है एक लाओस, और ये नीचे का सारा जितना भी हिस्सा है ये थाईलैंड। मिजोरम। इंडिया के 4 स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ में म्यांमार अपनी सीमा साझा करता है, और टोटल बाउंड्रीज विद अनदर कंट्रीज आर इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस और चाइना। आप हर बार अपने अब अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो आपको जो मैपिंग है वो आनी चाहिए। अगर आपको मैपिंग एक बार आ गई तो आधा जो सिलेबस है वो आपका टिप्स पर हो जाएगा। अगर आपको म्यांमार का ये पतंग जैसा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होगा कि इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ तक ये लगता है। सो ये हमें पता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और ये 5 स्टेट्स हो गए। सो ये है इसकी शेयरिंग विद इंडिया। इंडिया के 4 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं जो लगते हैं म्यांमार के साथ। अभी हम बात करते हैं कालादान प्रोजेक्ट की। कालादान प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि कालादान प्रोजेक्ट है क्या। आप ये एरिया देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है इसको चिकन नेक कॉरिडोर बोला जाता है, या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोला जाता है। ये यहाँ पे है सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोला जाता है, जो मात्र 22 किलोमीटर का है, 22 किलोमीटर का है। और ये जो एरिया है ये भूटान है। भूटान एक सेपरेट कंट्री है जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ में आता है। और यहाँ पे एक जगह है डोकलाम नाम की जगह है, जिसके ऊपर चाइना ने अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था, जिसकी मदद की थी इंडिया ने। इंडिया भूटान की तरफ से चाइना से भिड़ गया, क्योंकि
जो मेन मकसद था चाइना का इस पर अटैक करने का वो था सीधा नज़र रखने का सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर। इसको चिकन नेक कॉरिडोर इसलिए बोला जाता है कि ये जो एरिया है ये हेड ऑफ चिकन जैसा दिखाई देता है, ये इस तरफ पूरा इंडिया और ये छोटा सा ये बिल्कुल ये पतली सी ये नेक के जैसे है, और इस तरफ का ये पूरा 8 स्टेट्स हैं सिक्किम को मिला करके, ये 7 सिस्टर्स ये और सिक्किम अलग से हो गया। तो ये जो एरिया है इसको पूरा तरीके से काटने के लिए चाइना को सिर्फ इस 22 किलोमीटर का जो एरिया है इसको सीज करना है। बस इसी के कारण इसने डोकलाम पर हमला किया, जिसका विरोध किया इंडिया ने, क्योंकि वो बनता भी था। क्योंकि अगर आज हम उनको नहीं रोकते ना तो हो सकता है कल वो यहाँ पे आधे घंटे के अंदर ही अपना जितना भी जो मिलिट्री है मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे हमको रोक दे और इस एरिया को जो हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का उससे काट दे, अलग कर दे। तो इसी कारण से जो इंडिया है उसने ये मतलब अभी तो रोक दिया है उस चीज़ को, डोकलाम विवाद को ख़त्म कर दिया गया है। बट बाद में अभी भी जो चाइना है उसकी जो नज़र है वो हमेशा अरुणाचल प्रदेश पे और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है उस पर रहती है। इसीलिए जो इंडिया ने एक सोल्यूशन निकाला है इसका कि हम बांग्लादेश के थ्रू यहाँ पे रेलवे ट्रैक और जो रोड जो है वो सीधे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर कनेक्ट करेंगे। हम जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है इंडिया का बांग्लादेश के थ्रू कनेक्ट करेंगे, बट किसी पड़ोसी देश के ऊपर हम सिर्फ आश्रित नहीं रह सकते। सो इसलिए यहाँ पे कोलकाता पोर्ट पड़ता है, कोलकाता पोर्ट से लेकर के यहाँ पे एक पोर्ट पड़ती है सितवे बंदरगाह पड़ती है। यहाँ तक एक इंडिया ने जो समंदर जो सीवेज है यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से के जो अंदर से जो एक रास्ता है वो चालू करने की कोशिश की है। और इस सितवे पोर्ट से कालादान नदी यहाँ पे एक कालादान नदी है, वहाँ से होते हुए और मिज़ोरम तक अपना जो रास्ता है वो तैयार करना शुरू कर दिया है और 2023 तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। सो जो कोलकाता से जितने भी हम शिप के थ्रू अपना जो राशन है, आर्म्स हैं या फिर जितने भी हथियार हैं, मिलिट्री है, उसको सप्लाई कर सकते हैं हम नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसके अंदर थ्रू सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार एंड टू मिज़ोरम। और ये जो नदी का जो नाम है ये है कालादान रिवर। इसी कारण से इस कालादान रिवर के नाम पे ही कालादान प्रोजेक्ट इसका नाम पड़ा, ताकि इंडिया के पास फिर अगर चाइना इसको सीज कर लेता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन तो ये रोड या फिर रेलवे लाइन के थ्रू बांग्लादेश, और दूसरा हमारा बे ऑफ बंगाल के थ्रू कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट और म्यांमार के थ्रू होते हुए हम सीधे मिज़ोरम में इंटर कर सकते हैं। और इससे हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है वो हमसे कटेगा नहीं, हमसे जुड़ा रहेगा। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। सो ये कुछ जानकारी थी म्यांमार के बारे में, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मेरी यहाँ तक कोशिश रहती है कि मैं आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाने पाए इतना डाटा आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।